Okay, let's start the discussion. ओके, हाय प्रभाकर। बाकी लोग भी कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, बिकॉज वो फिर इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएगा, राइट? और बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप कहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है उसमें हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाते हैं, और ख़ास करके इकोनॉमी का सेक्शन जो बहुत टफ लगता है उसको हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि एक बार डिस्कस किया जाए, राइट? तो जिनको भी डर लगता है इकोनॉमी से या प्रॉब्लम होती है, तो या आपके कोई फ्रेंड हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस सेशन में आ सकते हैं। ज़्यादा समय हम लोग ऑब्वियसली नहीं लेते हैं, राइट? तो हाय जूही, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे 7 नवंबर के आज हम आर्टिकल को देख रहे हैं, और आज भी हम इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने उसको लिखा है, तो वी मस्ट नो कि क्या कुछ हो रहा है, और अभी जो बदलाव आरबीआई लेने जा रही है उसके क्या कुछ कॉन्स हो सकते हैं। वैसे तो हमने कल भी देखा था, बट आज एक अलग ही एंगल डिस्कस किया गया है। ओके, सबसे पहले हम कोटेशन देखेंगे। महात्मा गांधी जी का कोटेशन है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लॉस योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। तो इसमें जैसे गांधी जी के बारे में डायरेक्ट भी कभी पूछ लिया जाता है, या स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं, आपको उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताना होता है, तो वहाँ पर भी हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन में आज एक क्वेश्चन दिया गया है, कल 2 क्वेश्चन दिए गए थे। आई डोंट नो कौन कौन लिख रहा है, कुछ ही लोग हैं जो लिख रहे हैं, और आप लोग आंसर लिख करके जो ग्रुप है आइए दरबार आंसर रिव्यू का, उस पर ज़रूर अपलोड किया कीजिए, और एक दूसरे के आंसर को रिव्यू किया कीजिए। और वहाँ पे जो लोग आंसर रिव्यू करते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्कशन को ज़रूर सुना कीजिए, सो दैट आपको करंट जो चीज़ें हैं वो पता हों, कि हाँ अगर आप किसी के आंसर पर कोई कोई कमेंट डाल रहे हैं तो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, राइट? तो आज का क्वेश्चन है ये, और इसी पर हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। परमिटिंग इंडस्ट्रियल हाउस टू ओन बैंक्स कुड अंडरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। तो जिस तरीके से अभी बैंकिंग सिस्टम को और एक्सपैंड करने के लिए एनबीएफसीज को भी बोला गया कि वो उनको बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो क्या ये जो स्टेप्स अब ले रही है आरबीआई वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डाउनफॉल करेगा, आगे बढ़ाएगा? ये क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको लेकर के हम डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पहला वाला देखिए, इन्फ्यूज़र, अगर आपने इसके बारे में सुना है पहले से या पढ़ा है तो उसका आंसर बताइए कमेंट में। ये क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग पोल्यूशन, और नन ऑफ द अबव। इन्फ्यूज़र के बारे में आपको बताना है। देखिए, इसके नाम में ही क्लियर हो रहा है, इसके नाम में ही कुछ लग रहा है कि हाँ क्या हो सकता है, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना हो तो। जूही प्रभाकर, इसका आंसर दीजिए। बाकी अगर आ गए हैं कुछ लोग डिस्कशन में तो वही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी। द करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बाल्टिक सी की बात हो रही है। बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज़ का नाम आपसे पूछा गया है। तो इज़ इट विजिबल, क्लियर दिख रहा है ना? जोई का आंसर है सी। जोई, मैंने कल भी आपसे कहा था क्वेश्चन का नंबर ज़रूर बताइए, कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपको लिखना है, या 2 के साथ, जो भी आपका आंसर है। बाल्टिक सी को बाउंड्री करने वाले कौन कौन सी कंट्री है? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड। आंसर बताना है कमेंट में, ए बी सी या डी, क्या होगा ऑप्शन, चूज़ कीजिए फटाफट। ओके, प्रभाकर आप भी आंसर दे सकते हो। जूही के आंसर आ गए हैं 1 का सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देंगे फटाफट से कमेंट में, और डिस्कशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए कि वो ज्वाइन करें डिस्कशन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट आर्टिकल, अ कैपिटल मिस्टेक, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में। और ये देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, आप नाम देख सकते हैं, अरविंद सुब्रमण्यम साहब, विजय केलकर, शंकराचार्य, इन लोगों ने ओवरऑल अपना व्यू पॉइंट रखा है कि जो करंट स्टेप है आरबीआई का वो क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो जो भी नए लोग आ रहे हैं वो बताते जाएंगे, आप अपना कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, या हाई लिख सकते हैं, सो दैट पता चल जाए कि हाँ कौन कौन लोग जुड़े हैं इस डिस्कशन में। ओके, तो थोड़ा और इंटरेक्टिव हो सकता है हमारा डिस्कशन।
नाउ कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी तक बता दिया है शुरुआत से अभी तक कि जो अभी रिसेंट स्टेप है आरबीआई का, उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है। इंटरनल वर्किंग कमेटी जो आरबीआई की थी, रिसेंटली उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया है और रिकमेंडेशन में कहा है कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनको बैंक ओन करने की इजाज़त दे दी जाए, परमिशन दे दिया जाए। और उसको लेकर के कहते हैं कि ये एक ग्रीवियस मिस्टेक हो सकता है। ये जो स्टेप है ये इंडियन इकोनॉमी को डाउनफॉल कर सकता है और यहाँ के जो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसको अफेक्ट कर सकता है। और ये ऐसा क्यों कहा गया है? अगर ये अजम्पशंस हो रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? सो वाई डू वी हैव द सीरियस मिसगिविंग्स? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके इन्होंने क्लियर कट रीजंस भी बताए और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। वन क्लू इज गिवन इज दैट report itself which acknowledged that it ignored the expert and group had consulted. The report states that all experts except one were the opinion on that the large corporate or industrial houses should not be allowed to promote a bank. तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने तो कहा कि हाँ प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें अच्छा प्रभाकर का एक सजेशन आया कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाए। ओके, आई विल ट्राई टू डू इट अर्लियर। न्यूज़ को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, बट अभी जो हम आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं उस पर प्लीज़ आप फोकस करो, सो दैट आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन जो जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आती है वो ना आए, है ना। तो अभी डिस्कशन में आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, देन हम न्यूज़ पर भी जल्दी ही आएंगे। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है उसको प्रमोट करने के लिए मानना है कि बैंक, अगर आप बैंक ओन करने को बोल देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ ग्रुप्स का ये भी मानना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है। और कहा जाता है कि ये कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा लेकिन मैनी रिस्क को लेकर के आएगा। ठीक है, जैसे आप एनबीएफसीज को, इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंक ओन करने की इजाज़त देंगे तो इससे क्या होगा, रिस्क कैपेसिटीज़ बढ़ जाएंगी और इट विल लीड टू हार्म द इकोनॉमी। ना रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया, अगर बेनिफिट की हम बात करें कि ये बेनिफिट कैसे करेगा, तो बेनिफिट तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि इससे जो क्रेडिट का सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, राइट, जिसकी ज़रूरत है इस समय में। अगर आप क्रंच के समय में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर क्रेडिट मिलेगा, कंस्ट्रेंट कम हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में क्रेडिट कंस्ट्रेंट ही एक रियल प्रॉब्लम है। और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। जितना ज़्यादा बैंक होगा उतना ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी और जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हेल्प करेगा इकॉनमी को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्रेडिट कंस्ट्रेंट का, कि प्रॉब्लम है आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को ला करके यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एनबीएफसी या जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेस कहा गया है कि आप उनको कह दें कि आप बैंक को ओन करें। ये एक रिस्क को क्रिएट करेगा। कैसे? दैट दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट इनकरेजिंग मोर बैंक एंड मोर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरली, इट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग बैंक्स स्पेशली ओन्ड बाय इंडस्ट्री। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाएं सो दैट वो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लें, ना कि आप इंडस्ट्री तो बैंक को ओन करने की इजाज़त दें जो कि और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। सो अ पावरफुल वे टू प्रमोट मोर गुड क्वालिटी क्रेडिट इज़ टू अंडरटेक सीरियस रिफॉर्म इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो गुड क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिफॉर्म की आवश्यकता है जिसको कि लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कुछ ऑपोजिट स्टेप्स लिए गए हैं। तो उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि बेनिफिट समझ में आ गया क्या है, अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेस या कॉर्पोरेट हाउसेस बैंक को ओन करेंगे तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो है ओवर फाइनेंसिंग की, ओवर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्की एक्टिविटीज़। जो रिस्की एक्टिविटीज़ थी, मान लीजिए उसको बैंक लोन नहीं दे रही थी, अब वो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो एक्सप्लेन है वो यही है कि अगर यहाँ पे जिन ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिनको लोन आसानी से नहीं मिल रहा था बिकॉज वो क्या थे, रिस्की एक्टिविटीज़ थे, उसमें माना जा रहा था कि ये जो बिज़नेस है वो डूब जाएगा, इसलिए बैंक उनको नहीं दे रही थी पैसे। अब यहाँ पे बाय अदर मीन्स जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, ये उनको लोन्स प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ओवर फाइनेंसिंग हो सकती है जो कि रिस्की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगी या उसके लिए पैसे दे देगी। तो एक तरीके का ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा क्या है, इनकरेजिंग इनएफिशिएंसी बाय डिलेइंग और प्रोलॉन्ग एग्जिस्ट। तो ये इनएफिशिएंसी को भी लेकर के आएगा। ज़्यादा बैंक, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा क्रेडिट जा रहे हैं, कई सारे अलग अलग मीन्स से जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इनएफिशिएंसी को क्रिएट करेगा। एंड एंट्रेंचिंग डोमिनेंस और
तीसरा वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का डोमिनेंस क्रिएट करेगा। कैसा डोमिनेंस होगा, किसके द्वारा डोमिनेंस होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे पहला वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया जो इन्होंने बताया है कि अब देखिए इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप इन एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे आंसर में तो उससे काफ़ी वेट मिलेगा आपको। एग्जाम्पल है इंडोनेशिया का, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या बार बार एम्फेसिस किया जा रहा है, प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कनेक्टेड लैंडिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। कनेक्टेड लैंडिंग को प्रमोट करेगा और कनेक्टेड लैंडिंग ना हो इसके लिए क्या किया लास्ट में, ये जो इंडोनेशिया में भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी। बाद में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उन्होंने इसको बैन कर दिया, इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। बट क्या देखा गया वहाँ के अथॉरिटीज़ के द्वारा कि ये जो कनेक्टेड लैंडिंग का प्रोसेस है उसको बंद करने के बावजूद भी जो अदर लोग थे वो इसका अलग अलग मींस निकाल ले रहे थे और इससे बचने का और इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करने का अलग तरीका अपना ले रहे थे। तो यहाँ पे इनके डेफिनेशंस को बदला गया, कनेक्टेड लैंडिंग की डेफिनेशंस को चेंज किया गया, कई सारे स्टेप्स लिए गए, बट ऑलमोस्ट ये देखा गया कि ये पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पर फेल रहा था। इस तरीके के कई और भी कॉरपोरेट्स हैं, कई और ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में कई जगह पर देखा गया कि जो कनेक्टेड लैंडिंग है इसको रेगुलेट किया गया, लेकिन रेगुलेट करना काफ़ी इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों को जो कॉरपोरेट ओन्ड बैंक्स थे उनको बैन करना ही एक सॉल्यूशन बचा रह गया था। तो आप समझ रहे हैं कि क्योंकि बैंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म होता है, मशीनरी होता है किसी स्टेट के लिए, और अगर वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि उसको रेगुलेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को और बाद में वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी इंडियन पॉलिसी मेकर्स का क्या मानना है, इट इज़ ऑल्सो वाई इंडियन पॉलिसी मेकर्स ओवर 7 decades हैव consciously and wisely drawn a लक्ष्मण रेखा between the banking and industry। और इतने दिनों में इसलिए आपने देखा कि इंडिया में किस तरीके से एक क्लियर कट लाइन डिफाइन कर दिया गया है बैंकिंग और इंडस्ट्री के बीच में, बट अब क्या हो रहा है, उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जा रहा है। और जो करंट सर्कमस्टेंसेस है उसमें अब आरबीआई ने क्या बोला कि आप जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अब बैंक को ओन कर सकते हैं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ हमने जो कुछ और प्रॉब्लम्स देखी थी, फॉर एग्जांपल जो पीएनबी में प्रॉब्लम आया था, राइट, उसके बाद यस बैंक, IL&FS का डूबना, लक्ष्मी विलास बैंक का, तो ये सब इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितनी ज़्यादा जो रेगुलेटिंग पावर है या फिर जिस तरीके से सुपरवाइज़ किया जाता है उसमें थोड़ी सी कमी है, और आरबीआई ऑलरेडी उसको नॉर्मल करने में लगी हुई है, उसको ठीक करने में लगी हुई है, एक्सपेक्टिंग द आरबीआई और द अदर इंस्टीट्यूशंस टू इफेक्टिव रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ कॉरपोरेट हाउसेस टर्न बैंक इज़ टू आस्क द इम्पॉसिबल। तो इसको रेगुलेट करना, जब ऑलरेडी जो बैंक्स आरबीआई के कंट्रोल में है, जब वो मुश्किल हो गया है, पीएनबी वगैरह, यस बैंक, ये सब, तो आप सोचिए जब कॉरपोरेट हाउस्ड बैंक्स हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो उसको रेगुलेट करना, उस प्रैक्टिस को रेगुलेट करना और मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज कई एग्जाम्पल्स भी हमें यही सेम बात बताते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, एंड रेगुलेशंस एंड सुपरविजन नीड टू स्ट्रेंथन कंसीडरेबली टू डील विद द करेंट प्रॉब्लम्स। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है बैंकिंग सिस्टम में, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि आपको रेगुलेशंस पर ध्यान देना होगा, सुपरविजन पर ध्यान देना होगा। इसके बाद यहाँ पे फिस्कल पोजीशन भी जो है कोविड-19 की वजह से वो भी काफ़ी गड़बड़ हो चुका है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। सो सेकेंड मुद्दे पर चलते हैं। फर्स्ट वाला हमने देख लिया, सेकेंड है द इंडियन इकोनॉमी टुडे सफ़र्स फ्रॉम अ सीरियस लैक ऑफ एग्जिट। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जो एग्ज़िट वाला इशू है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया की बात करें तो लैक ऑफ एग्ज़िट एक सीरियस इशू है जिसको कि नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म को लेकर के आओ और आप इन प्रोसेस में रिफॉर्म को लेकर के आइए ताकि आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाए। इकोनॉमिक लैंडस्केप इज लेटर विद अ फेल्ड फर्म केप्ट अलाइव ऑन लाइफ सपोर्ट। क्या है कि कई सारे ऐसे फॉर्म हैं, चाहे वो स्मॉल ले लीजिए या बिग फर्म्स ले लीजिए, वो आज डूबने की कगार पे हैं, वो जैसे तैसे जिंदा हैं क्योंकि उनका एग्जिट प्रोसेस बहुत
नहीं है, उनको लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको बैंक की तरफ से बचाया जा रहा है। इवन अभी आपने देखा कि जिस तरीके से येस बैंक को प्रोटेक्ट किया गया आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के इंटरवेंशंस के बाद, तो ये तो बैंकिंग सिस्टम है। इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो इसी कगार पर हैं, लेकिन वो उनका एग्जिट प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से अभी तक वो क्लोजअप नहीं हो पा रही हैं। और सारा का ये जैसे आईबीसी है, उसमें भी केस एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, और ये सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो इससे क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या किया, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है उसको भी आपने अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इंक्लूड कर दिया, एक्सेस दे दिया कि आप चलो आप फाइनेंस भी करो। तो क्या होगा, जो कंपनी अभी प्रॉपरली रन नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द मैनी कॉन्सिक्वेंसेज और द सर्कमस्टेंसेस, अब वहीं पर अगर आपने उसको एक और काम दे दिया कि चलो आप अब बैंकिंग वाला सिस्टम भी देखो, आप अब फाइनेंस भी करो, तो क्या होगा कि अब वो फाइनेंस भी करेंगे, और फाइनेंस करेंगे तो हो सकता है कि बाद में अब लोगों के पैसे जो डिपॉजिट करेंगे वो डूब सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि वो जो इंडस्ट्रियल फर्म है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इस तरीके की जो रिस्क फैक्टर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो सेकेंड मुद्दा हमने देख लिया। फाइनली क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा विल मीन दैट द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डोमिनेंस विल बिकम रिन्यूअसली इंट्रेंच। जो तीसरा वाला प्रॉब्लम था डोमिनेंस वाला, वो कैसे होगा, वो होगा यहाँ पे क्या बात हो रही है, कनेक्टेड लेंडिंग की बात हो रही है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इससे जो इंटरफेरेंस है, जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिनका पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे उन सबका इंटरवेंशन इसमें बढ़ने लग जाएगा। और इन शॉर्ट यहाँ पर वही कहा गया है कि इसका डोमिनेंस फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कोविड-19 की क्राइसिस ऑलरेडी है, एंड दिस पिक्चर बिकॉज दोज विद डीप पॉकेट्स विल नॉट ओनली मोर इजली सर्वाइव दिस क्राइसिस, they will able to take small, medium and large enterprises, they are not resilient to the resource to weather COVID-19 gale। तो कोविड-19 के समय में भी कुछ ऐसे फर्म्स हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वो ओवरऑल अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, इफ लार्ज इंडस्ट्री हाउसेस गेट बैंकिंग लाइसेंस, दे विल बिकम इवन मोर पावरफुल। तो इस तरीके की लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि ऑलरेडी अभी क्राइसिस में भी बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर गई, रेजिलेंस था उनके पास, अब क्या होगा जब उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और इससे फिर जो अदर फर्म्स हैं उस पर इसका रिलेटिव बहुत नुकसान होगा, ठीक है, और जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि एक कॉर्पोरेट हाउस है ट्राइंग टू एज्यूम डोमिनेंस इन द पेमेंट स्पेस यूजिंग दैट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ ई कॉमर्स स्पेस। तो देखिए कई सारी कंपनियां हैं, मान लीजिए आप अगर ई कॉमर्स की बात करते हैं, वहाँ पर अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, और ऐसे कई सारे आपने देखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक कंपनी का बहुत स्ट्रांग हो जाना और अदर कंपनी का वीक हो जाना अपने आप में कंपटीशन क्रिएट कर देगा। किसी के पास अब बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, वो बैंकिंग सुविधा के लिए आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपस में ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। नो डाउट इसको हम एक पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं। आर्टिकल में आज पूरा नेगेटिव साइड ही डिस्कस किया गया ओवरऑल, बट आप जब इसका पॉजिटिव साइड भी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये भी क्या करेगा, कंपटीशन क्रिएट करेगा। लोग जो कंपनीज़ हैं वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट मच रियल प्रॉब्लम इज़ मच डीपर एंड ब्रॉडर। तो आर्टिकल का मानना है, राइटर्स का मानना है कि यहाँ पे जो रियल प्रॉब्लम है ना वो और ज़्यादा डीप है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है, Indian capitalism has long been stigmatized because of the murky two-way relationship between the state and industrial capital। तो यहाँ पे जो सबसे डीप प्रॉब्लम है वो ये बताते हैं कि इंडस्ट्री और स्टेट के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, जब हमने, आपको याद होगा, क्रॉनी कैपिटलिज्म की बात की थी। हेलो काजल, हाय ओम प्रकाश, आप लोग थोड़ा टाइम पर ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को लिंक दे दिया जाता है ग्रुप पर, राइट, तो वहाँ पर आपको उसी टाइम पर आना होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम शुरू में डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल में शुरू में, उसका आंसर भी बताएंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट में, जो लोग बाद में आए हैं। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि प्लीज़ वो डिस्कशन को टाइम पर ज्वाइन करें। अगर टेलीग्राम ग्रुप पर ही हैं आप लोग तो वहीं पर एक दूसरे को आप प्रमोट करें कि आएँ डिस्कशन में। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे लाइव डिस्कशन में उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी, राइट। तो ठीक है काजल, सॉरी की कोई बात नहीं, आप फटाफट आंसर करना। लास्ट में आप देखना शुरू में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आप आंसर बताना कमेंट में, ठीक है।
सो कॉर्पोरेट हाउसेस यहाँ पे डिस्कस किया गया जो डीप प्रॉब्लम है वो क्या है। तो इन शॉर्ट 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना, कि एक क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फाइनेंस करेंगे तो उससे रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। एक ही जैसे फर्म है, एक के पास बैंकिंग सिस्टम है, एक के पास नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डोमिनेंस बढ़ने लग जाएगा। पॉलिटिकल अप्रोच जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जिनके पास रिसोर्सेज होगा उसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो डिस्पैरिटीज़ बढ़ने लग जाएंगी, इक्वलिटीज़ भी बढ़ने लग जाएंगी। तो ये ऑब्वियसली जो हमारा एक सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। एंड कंक्लूजन क्लियर है कि मिक्स कर देना इंडस्ट्री को और फाइनेंस को, कि इंडिया में हमने शुरू में क्या डिस्कस किया कि एक बहुत सिस्टम क्रिएट किया गया है, एक लाइन खींची गई है इंडस्ट्री और फाइनेंस के बीच में, और अगर आप उसको मर्ज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, विल सेट अस ऑन रोड फुल ऑफ डेंजर्स फॉर ग्रोथ, पब्लिक फाइनेंस एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो ये सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक डेंजर क्रिएट करेगा, ग्रोथ में भी, पब्लिक फाइनेंस में भी, और आगे चल कर के कंट्री में भी। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस और सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिसको कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं, हार्नेसिंग द सन, जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन से इसको एसोसिएट करेंगे। बट यहाँ पे ये आईआर के टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज G20 को लेकर के पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ठीक है, कि G20 कहाँ हुआ, आगे कहाँ होगा, और उसके बाद ISA का पूरा इशू, कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उस वो कैसे एसोसिएटेड है, वो कैसे कंट्री के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प कर सकता है। तो आप लोगों को कितने को याद है G20 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? तो चलिए आप लोग पहले आंसर कीजिए मुझे, बताइए कि प्रभाकर का क्वेश्चन है, मैम इसमें जब आंसर लिखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ 20% पॉजिटिव पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। डेफिनेटली करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी हमें लिखना है। और किसी का भी कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, आरबीआई ने अगर ये किया है, स्टेप लिया है, तो सोच समझ करके लिया है, राइट। हमने पॉजिटिव पॉइंट्स आज भी देखा और पहले भी डिस्कस किया है। तो आज अगर आपको ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ना मिले हों तो परसों के आर्टिकल को पढ़ लेंगे, वहाँ से आपको कई सारे पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। हमारा आपको क्वेश्चन में आज मैंने डिस्कस पूछा है, तो डिस्कस पूछा है, वहाँ पर आपको पॉजिटिव भी बताना है, निगेटिव भी बताना है। आज चूँकि जो राइटर हैं वो बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनको रेफ़र करके आपको लिखना है कि सम इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स बिलीव, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ये तो आरबीआई ने गलत कर दिया और ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन बताइए सभी लोग, जो लोग अभी ऑनलाइन हैं, कि क्या पाकिस्तान G20 कंट्री में है? क्या पाकिस्तान G20 कंट्री में है? गिव मी आंसर राइट नाउ। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या पाकिस्तान G20 में है या नहीं है। ओके, तो आप लोग आंसर करेंगे। अब स्टार्ट करती हूँ मैं डिस्कशन। ये जो आर्टिकल है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग के लिए। और इसमें बात हुई है, सबसे पहले तो G20 में जो निगोशिएशंस हो रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का, कि एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के काफ़ी सजग हैं अभी G20 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओके, सो इसमें जो निगोशिएशंस हो रहे हैं, अभी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? सऊदी अरबिया के पास थी, जहाँ पे पूरी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, वो मीटिंग काफ़ी अभी पहले हुआ है। और इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो था वो था एनर्जी का, और इम्पॉर्टेंस किस बात पर दी गई कि ऑफ ग्रिड जो सोलर सॉल्यूशन है फॉर स्केलिंग अप द यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस अलोंग विद ट्रेडिशनल ग्रिड बेस्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कैसे जो एक्सेस है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिल पाए सभी लोगों को, उसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई और उस पर काफ़ी अटेंशन भी दिया गया। देयर इज़ ऑल्सो एन एसोसिएटेड एम्फेसिस ऑन, काजल बोल रही आई थिंक येस, डोंट थिंक बेटा, आंसर सही होना चाहिए। इस बार आया था प्रीलिम्स में, आपको याद है G20 पर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बाकी लोग बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी है कि नहीं। पाकिस्तान है G20 कंट्री में? फटाफट से बताइए जो लोग डिस्कशन सुन रहे हैं। काजल का आंसर है येस, बाकी लोग भी बताएं। सो यहाँ पे जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है उस पर बात की गई थी बहुत ज़्यादा, और इम्फेसिस किया गया था कि कैसे आप माइक्रो फाइनेंस को एक्सेस कर सकते हैं, डिटेल्ड लोकल प्लानिंग प्रोसेसेस एंड डेडिकेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर क्लोजिंग एनर्जी एक्सेस गैप्स अमंग अदर्स। तो कैसे आप एनर्जी एक्सेस गैप जो है वो कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी लोगों तक पहुंचाएंगे,
सब लोगों का आंसर आ गया है ऑलमोस्ट। काजल, प्रभाकर, स्वीटी, हाँ आंसर सही है आप लोगों का। पाकिस्तान नहीं है G20 में। ओके, चाइना है या नहीं, चलिए चाइना का भी बताइए। चाइना और इंडिया को तो पता होगा, बट चाइना का बताइए है या नहीं है। सो एज अ ग्रुप ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, G20 में बहुत पावरफुल नेशंस हैं and has the means to provide governmental support to not just member countries but also all access deprived region of the world। तो कैसे हम एनर्जी का एक्सेस डाल सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या होगा कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना होगा, राइट। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो बिज़नेस मॉडल है उसको और इनोवेटिव बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी। चाइना और इंडिया दोनों है, आंसर है प्रभाकर का। ओके, बाकी लोग भी बताइए। प्रिपरेशन आर ऑलरेडी अंडर वे फॉर इंडियाज एक्सेशन टू ट्रैकोया इन दिसंबर 2020। अच्छा, आपको एक बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आर्टिकल में, कि G20 समिट को इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2022 में। तो बताइए 2022 भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या स्पेशल है 2022 में। उसी साल इंडिया G20 समिट को अपने यहाँ पर होस्ट करने जा रहा है, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। Why 2022 is very important for India, what we are going to celebrate in 2022। okay, तो बताना है, फटाफट बताइए। एंड इट कैन प्रायोरिटाइज मैनी ऑफ दीज अफॉर्मेशंस आइडियाज़ ऑफ एनर्जी एक्सेस एजेंडा। अब देखिए, इंडिया चूँकि बहुत बढ़ चढ़कर एनर्जी एक्सेस के लिए काम कर रहा है, और इंडिया में रीन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जितने भी हैं, चाहे वो सोलर पावर हो, विंड हो, अदर हो, तो वो उन सभी को अप्रोच किया जा रहा है, उन सभी को कोशिश कर रहे हैं हम कि अटेन कर लें जो हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, उस पर हम पहुंच जाएं। और उसके लिए जब इंडिया में G20 समिट को होस्ट किया जाएगा, तो नो डाउट कैसे एनर्जी एक्सेस को और इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया जाए, उस पर पूरी कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं G20 के, उनमें क्या होगा कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सोलर एनर्जी रिसोर्सेज में ग्लोबल लेवल पर इंटरकनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ISA को भी बनाया गया। नाउ वी मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्पाइट द गेन, हाउएवर 840 मिलियन पीपल स्टिल लैक ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डाटा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, कि 840 मिलियन पीपल आज भी ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, जबकि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन इन सब सहारन अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, फ्यू पार्ट्स ऑफ MENA, दैट इज़ मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो इन सब जगह पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है इन रीजन्स में, खास करके इसमें जो क्रॉनिक चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इन द डेफिसिट कंट्रीज इट्स प्रेजेंस ऑफ द टेक्निकली एंड फाइनेंशियली वीक पावर यूटिलिटीज़। तो वहाँ पर टेक्निकली भी चैलेंजेस हैं, वो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हैं, पावर यूटिलिटीज़ नहीं हैं। तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि एड्रेस करना होगा। G20 में इन इश्यूज़ को उठाया जाएगा और उसको एड्रेस किया जाएगा। कैसे एक्सेस दिया जाए रूरल अर्बन दोनों लेवल पर, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं तो कैसे उसको ख़त्म किया जाए। 2019 का एक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल एंड क्लाइमेट पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा, इस इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट आई थी। तो बताया गया है कि वाइल 97% ऑफ ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन इन्जॉयज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, 97% जो है अर्बन पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। वेराज जो रूरल पॉपुलेशन है दे लिमिटेड टू ओनली 79%। बल्कि रूरल एरिया में क्या है कि सिर्फ 79% ऐसे लोग हैं जिनके पास की एक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी का। 2% ऑफ द फाइनेंसिंग डेडिकेटेड टू रीन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन। तो ये एक डाटा है, ये बहुत अच्छा डाटा है दैट वी कैन यूज़। ओके, अच्छा, आप लोगों ने वाला आंसर नहीं बताया, मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2022 में ऐसा क्या ख़ास है इंडिया में, उसका आंसर भी बताइए प्लीज़। अब रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक वे फॉरवर्ड है जिस पर हम जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एनर्जी का एक्सेस भी दे सकते हैं,
यूनिवर्सल एक्सेस दे सकते हैं और उससे कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई एनवायरनमेंट कोई चैलेंजेस नहीं हैं। तो इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर सकते हैं। इससे जो हमारा क्लाइमेट चेंज का बर्डन है ऑब्वियसली वो भी कम होगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब 2019 का ही एक स्टडी है, उसमें क्या बताया गया कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरना ने स्टडी किया था। उसमें बताया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है कैन सप्लाई 2/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल एनर्जी डिमांड एंड कंट्रीब्यूट टू द bulk of greenhouse gas emission reduction that is needed between the now and 2050 for limiting average global surface temperature increase below 2 डिग्री सेल्सियस। तो पेरिस एग्रीमेंट का भी हमारा यही टारगेट है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है टेम्परेचर को। तो इरना ने बताया कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जाते हैं और सप्लाई को बढ़ाते हैं, 2/3 कर देते हैं ग्लोबल एनर्जी का, तब जा कर के हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 2050 तक। तब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, हम एमिशन को रिड्यूस कर लेंगे और हम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। प्रभाकर ने कहा है 75th इंडिपेंडेंस डे, सही बात है। बाकी लोग भी बताएं। ठीक है, सो ISA रिफ्लेक्ट्स, अब इसमें ISA जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के इसको सेटअप किया है, बाकी लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया है। अब G20 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना है और इसका जो एक्सेस है वो उनको प्रोवाइड करना है कि कैसे वो इसमें आ करके और ये जो ग्लोबल टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कमिटमेंट्स हैं उसको लोग पूरा कर सकते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं कि कैसे इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर और कैसे इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पावर बन सकता है, ठीक है, तो वो कैसे। और चाइना, देखिए चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत आगे है, लेकिन इंडिया का पहले से एक सॉफ्ट पावर की इमेज है। इसके अलावा जो एनर्जी को लेकर के इतनी जागरूकता है, इंडिया ने जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो इंडिया को और आगे लेकर के जा सकता है इस मामले में। सो ISA इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ वर्ल्ड सोलर बैंक। देखिए अब एक के बाद एक जो अपलिफ्टमेंट हैं वो होते जा रहे हैं। ISA के हेडक्वार्टर कहाँ है ISA का, अगर कोई भूला ना हो तो प्लीज़ बताइए। वेयर इज हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है प्लीज़ बताइए। ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फटाफट से ये हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड सोलर बैंक भी सेटअप करने की बात हो रही है जिसमें कि फाइनेंस किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी एक्सेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही और उसमें जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं वो लोग फाइनेंस करेंगे। और इंडिया की जो एक प्रॉब्लम है ये कि फाइनेंस वाली, वो यहाँ से ख़त्म हो सकती है। तो इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली लॉन्च किया था 2015 में और देखिए बहुत कम समय में ISA ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस गैदर कर लिया है और ये सब पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर, आप लोग तो बता नहीं रहे, मैं बता देती हूँ, इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर है आप लोग बताइए, याद आ गया होगा अब तक तो। जिसमें कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने की बात की गई है। सनशाइन बेल्ट स्टेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, उन्हीं स्टेट्स को इसमें रखा गया है। और इसका जो यूज़ है, ऐसा नहीं है कि इसका जो एक्सेस है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बाकी जगह पर भी पहुंचाई जाएंगी। इसमें ऑलमोस्ट जो अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप, सारी जगह से कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। एंड द रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन लोगों ने ज्वाइन किया है इसको, कैसे कैसे हो दिया हुआ है। एंड ट्राई टू ब्रिज द एनर्जी एक्सेस गैप थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन G20 कंट्रीज़ एंड अबव मेंशन्ड रीजन। तो अब इससे क्या होगा, जो G20 कंट्रीज़ हैं और बाकी जो हमने कंट्रीज़ का जिक्र किया है उनके बीच में एक जो एनर्जी एक्सेस का गैप है उसको इससे काउंटर किया जा सकता है। गुड़गांव, बिल्कुल सही बात है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है ISA का और ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था चैंग 5 प्रॉब के बारे में, तो इसका सही आंसर है C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों सही है यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट, ये रिलीज़ किया है यूनिसेफ ने, याद रखिएगा इसका आंसर है यूनिसेफ।
हाँ काजल, यू आर राइट, थोड़ा लेट से यहाँ पर आता है क्योंकि नेटवर्क में कुछ टाइमिंग का लैग होता है, इस वजह से हमारे और आपके बीच में कुछ सेकंड का फ़र्क होता है। ठीक है, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आंसर करते हैं तो मेरे तक मिल जाता है। ठीक है, चाहे थोड़ी पहले आ जाए थोड़ी बाद में आ जाए। ओके, तो आज तो हम लोग इतना ही कर रहे हैं, पर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से जो लोग टेलीग्राम पर हैं और आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको आप प्लीज़ न्यूज़ डिस्कशन में लाइए। अब तो हमने टाइम भी फिक्स कर दिया है, 11:15 से 11:30 में हम लाइव हो जा रहे हैं, राइट। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आप लोगों की भी है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप यहाँ पर लाइए, उनको बताइए कि हाँ डिस्कशन में आप इंक्लूड हो जाए। जितने लोग हैं, इवन टेलीग्राम पे जितने लोग हैं, अगर वही सारे लोग लाइव हो जाएंगे इस समय में, तो हमारा और ज़्यादा इंटरेक्टिव ये सेशन हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं प्रभाकर जल्द ही, इसमें मैं न्यूज़ को भी इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फटाफट पढ़िए और आंसर राइटिंग में क्वेश्चन लिख करके ग्रुप पर अपलोड कर दीजिए, आइस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर। ओके, सो थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।